क्रैक हाई लेवल इंग्लिश फॉर एसएससी एंड बैंक सेट 4 का डिस्कशन आज है बउआ जी। सेट 4 थोड़ा सा अच्छा सेट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस कॉलम मैचिंग के दिए गए हैं, तो थोड़ा उस पर डिस्कशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को भी दिया गया था इसमें। एक्चुअली मेरी कोशिश है, चूँकि मैं सेट में 12-13 ही क्वेश्चन दे पा रहा हूँ, क्योंकि उतने ही का डिस्कशन बहुत लंबा हो जा रहा है बउआ जी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन के जितने टाइप्स हैं अभी तक पूछे गए एसएससी और बैंक में, वो सारे टाइप्स मैं आप लोग को दिखला दूँ। बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन के टाइप को समझना। क्वेश्चन बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन बाय द वे किस टाइप का पूछा जा रहा है और उसका अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। अगर जान पहचान का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हिम्मत वैसे ही बढ़ जाती है, और अगर क्वेश्चन एकदम स्ट्रेंज टाइप का आता है जो हम लोगों ने पहले कभी देखा ही नहीं है, तो हो सकता है कि वो हम लोगों से बन जाता, लेकिन एक डर पहले एग्ज़ाम में बैठ जाता है। तो टाइप्स को देखना भी ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। पहले टाइप्स को देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। इंस्ट्रक्शन, मैंने आपसे पहले ही कहा था इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आदत डालिए। The questions below, 2 words are given separated by 5 words in the options. Both the words given in the questions are either the synonym of a particular words among the options or the first word. देखिए मुझे मतलब यहाँ से है, the first word is a synonym, ध्यान से देखा जाएगा। The first word is a synonym and the second word is an antonym ऑफ अ पार्टिकुलर वर्ड। मुझे मतलब इसी से फर्स्ट वर्ड सिनोनिम होना चाहिए या सेकेंड वर्ड एंटोनिम होना चाहिए ऑफ अ पार्टिकुलर वर्ड अमंग द ऑप्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के बाद कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है इस टाइप का सेपरेट किया हुआ, तो बस वो वाला लाइन पढ़िएगा कि पहला साइनो है या एंटो है, दूसरा साइनो है या एंटो है। अब याद हो जाएगा, पहला वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है हम लोग को, ध्यान से देखा जाएगा। फर्स्ट वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है और सेकंड वर्ड का एंटोनिम ढूंढना है। तुरंत ये माइंड में आ गया, कंफ्यूजन खत्म। अब देखा जाए कितना आसान हो गया। पहले इसका सिनोनिम ढूंढेंगे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसका एंटोनिम ढूंढेंगे। अब देखते हैं, वर्ड आपके पास है अल्ट्रुइज्म। ये वर्ड अगर याद नहीं होगा तो मैं याद करने का तरीका बतलाता हूँ। मैंने याद किया है अल्ट्रुइज्म को ऑल ट्रू। जो सभी बातें सच बोलता है, जिसकी सभी बातों पे हम लोग को भरोसा होता है। ऐसा कोई आदमी है जिसके मतलब जो भी बात बोले इंसान को उस पर भरोसा हो जाए कि ये बंदा जो बोल रहा होगा सच बोल रहा होगा? कोई आदमी आपके दिमाग में भी ऐसा आ रहा है जो कुछ भी बोलेगा तो आप मान लीजिएगा कि नहीं, ये आदमी गलत नहीं बोल सकता है? मेरे दिमाग में एक नाम आया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए, ये वो व्यक्ति हैं जिनका कोई हेटर नहीं है, कोई भी इनसे नफरत नहीं कर सकता है, कोई इनके एंटी नहीं बोल सकता है। जो बोल रहा होगा वो गजब, वो धरती का इंसान ही नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो ऑल ट्रू, जो बोलेंगे नहीं है ये बंदा सही कर रहा है, ये हम लोग को लगेगा। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो वो जो बोलेंगे हमें लगेगा नहीं भाई ये बंदा बिल्कुल सही कर रहा है, जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही किया। तो अल्ट्रुइज्म ऑल ट्रू से याद कर लीजिएगा, ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने सेल्फलेस लाइफ जिया है, सेल्फलेस, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो याद रखिएगा, अल्ट्रुइज्म को ऑल ट्रू से याद कर लीजिएगा। इसका अर्थ हो जाता है बउआ जी सेल्फलेस। मेरे ख्याल से वर्ड आपको याद हो गया होगा। वैसे भी अल्ट्रू से बनने वाला सारा वर्ड पॉजिटिव वर्ड होता है, याद कर लीजिएगा, ALTRU। क्लियर है? अब सेल्फलेस का साइनो चाहिए मुझे बुआ, तो सेल्फलेस का साइनो क्या हो जाएगा? अनसेल्फिश हो जाएगा कि नहीं? इसका साइनो एकदम हो जाएगा। तो इसका मेरा आंसर बस निकल गया आराम से, अनसेल्फिश, जो सेल्फिश नहीं होता है। क्लियर है? आराम से याद हो गया कंफर्टेबली। जब ये लिखा हुआ रहेगा ना, ये क्वेश्चन सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे के आपको फंसा रहा है। इंस्ट्रक्शन में लंबा चौड़ा कर दिया है, पहले कोई ये पढ़ता है फिर ये पढ़ता है, उसके सर में दर्द होता है। सीधा उसका जो मोरल है, जो जीस्ट है, जो निचोड़ है, जो समरी है, उसको निकालिए और देखिए कि साइनो और एंटो यहाँ लिख लिया हमने। साइनो अगर नहीं मिलता तो फिर अब इस वर्ड पे जाते हैं। ये वर्ड याद कर लीजिएगा, स्टिंगिनेस का अर्थ होता है कंजूसी। ठीक है, स्टिंगिनेस का अर्थ होता है कंजूसी, और इस वर्ड से ऐसा कोई खास रिश्ता यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इनडिसेंट, डिसेंट होता है भद्र या विनम्र, तो इनडिसेंट जो कि विनम्र नहीं है। क्लियर तो आप लोग जानते हैं, ग्रीडी होता है लालची, तो ये उसका साइन हो जाता है। हालांकि मेरा तो एक सही आंसर बन गया। हम लोग का आंसर निकालने से मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा? अनसेल्फिश। क्लियर है? तो ये वर्ड याद हो गया होगा, सारा वर्ड भी मैंने आपको बतला दिया, ध्यान में रखिएगा।
चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, डूबियस और सर्टेन। इसमें ये दोनों वर्ड काफ़ी आसान है। सर्टेन होता है बउआ जी निश्चित, लेकिन मुझे इसका एंटो चाहिए, और डूबियस होता है, ठीक है, डुप्लीकेट से बना हुआ है, भ्रमित करने वाला डुप्लीकेट होता है, तो इसका हमको साइनो चाहिए। अच्छा, अब गौर से देखा जाए, डूबियस का जो साइनो हो सकता है वो सस्पिशियस हो सकता है कि नहीं, भ्रम पैदा करने वाला, और सर्टेन का एंटो भी सस्पिशियस हो सकता है कि नहीं, तो ये दोनों तरफ से सेटिस्फाई है कि नहीं, तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अनवर्दी हो गया, वर्दी होता है योग्य, अनवर्दी जो अयोग्य होता है उसको अनवर्दी कहा जाता है, तो अयोग्य का तो सर्टेन से कोई रिश्ता नहीं है। सेटिस्फाई होता है संतुष्ट, इसका भी सर्टेन या डूबियस से कोई रिश्ता नहीं है। इमिटेट का वो जो अर्थ होता है कॉपी या नकल, याद कर लीजिएगा, इमिटेट का अर्थ होता है कॉपी या नकल कर लेना, सेम किसी चीज़ का रेप्लिका मतलब नकल खड़ा कर देना, इमिटेट कर देना को हम लोग कहते हैं कॉपी कर देना, इमिटेट का अर्थ होता है नकल करना। जैसे ठीक है, सुशांत इमिटेटेड धोनी शॉट, जिसकी मूवी आई थी इन हिज मूवी, तो इमिटेट का अर्थ होता है कॉपी कर देना, उस चीज़ को सेम चीज़ में रिप्रोड्यूस कर देना। तो याद कर लीजिएगा, ये वर्ड इजीली याद हो गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा सस्पिशियस। ये तरीका, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये वाला तरीका अगर आप तुरंत वहाँ पे लिख लेंगे, आपके माइंड में हो जाएगा, तो सवाल तुरंत बनेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हमेशा रहता है इसमें। अगला वर्ड आपके पास है क्वेंच और एब्सटेन। देखिए इसमें एब्सटेन वर्ड लगभग सबको पता होता है। एब्सटेन का अर्थ होता है बउआ जी परहेज करना, ठीक है, लगभग ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, इसका तो मुझे एंटो चाहिए। और क्वेंच वर्ड आपको याद मैं करवा देता हूँ, मैंने इसको याद किया बउआ जी, क्वीन प्लस लंच बराबर क्वेंच, ये मेरा याद करने का तरीका है, जैसे याद कर लीजिए। तो क्वीन का जो लंच आएगा वो तो बड़ा सेटिस्फैक्ट्री होगा, बहुत ही नहीं होता है कि भाई जो रानी का लंच है तो बहुत सारा चीज़ रहेगा, ठीक है, हमारा वाला लंच नहीं रहेगा दाल भात चोखा वाला, ये उसमें तो हालांकि दाल भात चोखा बड़ा अच्छा चीज़ है, ठीक है, लेकिन एक बात कि नहीं होता है कि अगर कोई नाम ले भाई वो आदमी ये खा रहा है ये खा रहा है तो मन करता है हम भी खाते, तो क्वीन का लंच है, जो मन करेगा वो खाएगी, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी। तो क्वेंच याद रखिएगा, क्वीन प्लस लंच से, ठीक है, ये प्यास बुझाने के लिए या फिर सेटिस्फाई करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एग्जैक्ट इसका वर्ड सेटिस्फाई होता है या प्यास बुझाना भी होता है, याद रखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका मुझे साइनो चाहिए था, और देखिए कितना इजीली पहले ही ऑप्शन में क्या मिला, सेटिस्फाई। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो इसका साइनो और ये इसका एंटो भी है। परहेज होता है जब आपको, जैसे डॉक्टर आपको मना कर देता है कि आपको चीनी नहीं खाना है, तो मन भी कर रहा होगा तब चीनी नहीं खाइएगा। और सेटिस्फाई मतलब पूरा मन भर गया है, अब उसको हम ही हटा देंगे, अब और नहीं खाना है भाई ले जाइए। तो देखिए परहेज होता है ज़बरदस्ती परहेज कर रहे हैं, और सेटिस्फाई होता है कि अब मेरी इच्छा ही नहीं है। तो एक तरह से ये इसका एंटो हो गया, इसका साइनो हो गया, सेटिस्फाई है। रेस्क्यू का तो अर्थ होता है बचाना या पीछा छुड़ाना, ठीक है, रेस्क्यू बचाने में होता है इस्तेमाल। वैनिश होता है बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। ग्रीडी होता है लालची, और रैपिडली होता है तेजी से। तो ये वर्ड आपको याद गए होंगे, ठीक है। रेस्क्यू का अर्थ हो जाता है, ठीक है, बचाना, लिख देता हूं मैं। वैनिश होता है नष्ट करना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। ग्रीडी होता है लालची, और रैपिडली होता है तेजी से। तो ये वर्ड आपको याद हो गए होंगे, ये सब तो बहुत कॉमन से वर्ड है। क्वेंच वर्ड याद हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या था वो जी, वैन और रोबस्ट। रोबस्ट वर्ड बड़ा कॉमन है, बहुत लोग को याद रहता है, नहीं याद होगा तो याद रखिएगा, ठीक है। रोबोट से बना हुआ है, रोबोट क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोबस्ट को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग में, वाइटल में इस्तेमाल होता है। और वैन वर्ड में आपको याद करवाता हूँ, इसको मैंने याद किया है कि जो बैटमैन है, बैटमैन का जो ओरिजिनल नाम है मूवी में वो है ब्रूस वेन। तो ब्रूस वेन जब वो रहता है तो वो किसी से युद्ध नहीं करता है, लड़ाई नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, थोड़ा कमज़ोर बन के रहता है, और बैटमैन हो जाता है तो उस आदमी को धुन देता है जाके। तो वेन मतलब होता है कमज़ोर, वेन मतलब होता है कमज़ोर, ब्रूस वेन से याद कर लीजिएगा, वेन मतलब होता है कमज़ोर। तो जब मुझे चाहिए वेन का साइनो और मुझे चाहिए रोबस्ट का एंटो, यही था ना बउआ जी, तो साइनो एंटो चाहिए, तो इसका तो आँख कान बंद करके आंसर दिख रहा है, साइनो हो जाएगा वीक और इसका एंटो हो जाएगा वीक, तो आंसर क्या हो जाएगा ई। ब्रॉड होता है चौड़ा, मैग्नीफाई होता है बढ़ाना, वाइज होता है बुद्धिमान, हिंडर होता है बाधित करना। तो वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। हिंडर का अर्थ हो जाएगा बउआ जी बाधित करना, वाइज होता है बुद्धिमान,
मैग्नीफाई तो उसको बढ़ाना होता है, मैग्नीफाई कर देना, इनलार्ज लिख देता हूँ, ENLARGE, हिंदी में बड़ा कष्ट होता है। और ब्रॉड तो आप जानते हैं वाइड, चौड़ा, उसको ब्रॉड कहा जाता है। वीक हो जाएगा इसका, तो मेरे ख्याल से वैन आपको याद हो गया होगा इजीली, कोई खास दिक्कत इसमें आपको हुआ नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रेज और असेंबल। ये भी वर्ड मैं आपको याद करवाता हूँ, ध्यान से देखा जाएगा। अच्छा देखिए, असेंबल तो आप लोग को याद होगा, बहुत लोग कंप्यूटर को असेंबल करते हैं, असेंबलिंग होते हुए देखते हैं। तो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स को जब CPU में हम लोग एक के साथ एक ऐसे जोड़ देते हैं तो उसको असेंबल करना होता है। हम लोग असेंबली में लगते थे स्कूल में भी। तो असेंबल क्या होता था कि लाइन में सज जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना, गैदर हो जाना। तो इकट्ठा या गैदर करने को असेंबल कहा जाता है। रेज, ध्यान से देखा जाएगा, रेज वर्ड मैं आपको याद करवाता हूँ, RAZD। एक RAGE रेज होता है जो गुस्सा को दिखलाता है, ये RAZD रेज है। ये वर्ड आपको रेजर से बना हुआ है, याद रखा जाएगा, रेजर से वर्ड याद रखिएगा, समझिएगा मैं जो बात बोल रहा हूँ, सुनिएगा तो वर्ड याद हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा रेजर। अच्छा, रेजर तो सब कोई जानता होगा। रेजर क्या करता है, स्मूथन द सरफेस। रेजर क्या करता है कि जैसे यहाँ पे हमारे बियर्ड्स वगैरह निकले हुए हैं, यहाँ पे रेजर चला दूंगा तो इन सब चीज़ को हटा के और लेवल मिला देगा, लेवल को स्मूथ कर देगा। तो रेज का अर्थ ये होता है किसी चीज़ को हटा के, नष्ट करके लेवल को स्मूथ कर देना। अब अगर कहीं कोई आपका घर बना हुआ है तो घर को भी तोड़ के स्मूथ कर देगा, बियर्ड है तो बियर्ड को भी हटा के स्मूथ कर देगा। ठीक है, आप अपने गार्डन में अगर लेके ऐसे घूम रहे हैं, नहीं होता है कि जब का घास वगैरह फुल पत्ती होता है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, सबको लेवल में करना होता है। तो रेज का अर्थ ही होता है स्मूथिंग द सरफेस या लेवल में लेके आना, रेजर से याद कर लीजिएगा। अब हमको इसका साइनो चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें से रेज वर्ड सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मैंने कहा था ना कि एक लॉलीपॉप देता है एग्जाम में हमेशा। देखिए यहाँ पे शार्प दे दिया, अब जिसको रेजर से याद होगा तो शार्प लगा देगा ना, उसको पूरा याद होगा, जिलेट लगाएंगे पूरा तेज रहेगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए इसका साइन हो जाएगा वो जी, बुलडोज। बुलडोजर क्या करता है, तोड़ता है, नष्ट करता है, सरफेस को मिला देता है, एकदम चिकना कर देगा, घर के ऊपर से जाएगा, घर को फ्लैट कर देगा। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो कभी अपने किसी मित्र को सुला दीजिएगा, उसको ऊपर से बुलडोजर चला दीजिएगा, ठीक है, वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, बुलडोज। अब देखिए ये इसका एंटो है कि नहीं है, असेंबल होता है इकट्ठा करना, और मित्र को बुलडोज कर दीजिएगा तो मित्र क्या हो जाएगा, एक तो कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी हो जाना चाहिए। वर्ड आपके पास है डेलिकेट, याद रख लीजिएगा। ठीक है, डेलिकेट का साइनो होता है फ्रेगल, फ्रेजाइल लिखा जाता है, और फ्रेगल इसको याद कर लीजिएगा, बेहतर होता है। फ्रेगल यानी होता है भंगुर या कमजोर। तो डेलिकेट का अर्थ होता है कमजोर, जो कि बहुत ईजिली जिसको तोड़ा जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके। बोल्ड तो जानते हैं मजबूत, ओपेक जानते हैं अपारदर्शी, शार्प जानते हैं तीखा या तेज। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनाना आप सीख गए। क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान देना है कि किस वर्ड से कौन सा रिलेशन हम लोग को ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी वर्ड को समझेंगे और उस वर्ड्स को देखेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। साथ ही मैं कुछ वर्ड्स भी याद करवाते जा रहा हूँ, जैसे रेज आपको याद हो गया होगा, क्वेंच आपको याद हो गया होगा, ठीक है, ऑल्ट्रो से अल्टुरिज्म आपको याद हो गया होगा। तो इन सब वर्ड्स को भी एक जगह लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि वर्ड्स याद होते रहें। देखिए धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, एक दिन में नहीं होता है। अगर आप 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन पढ़ते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे आप वर्ड्स को लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे, तो एक आपके पास अच्छा खासा वर्ड्स का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। तो आप ऐसे ही तो रिजल्ट आता है ना, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, एक ही दिन में थोड़े आता है। तो एक दिन में पढ़ते रहिए, ऐसे धीरे धीरे फायदा होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, हाँ थोड़ा पढ़ा जाए, इंस्ट्रक्शन है। In the following questions, 2 columns are given containing 3 sentences, phrases each. In first column, sentences, phrases A, B, and C, and in the second column, sentences, phrases D, E, and F. ठीक है? A sentence phrase from the first column may or may not connect with second sentence phrase from the second column to make a grammatically and contextually correct sentence. Each question has 5 options, 4 of which display the sequences in which the sentences, phrases can be joined to form a grammatically and contextually correct sentence. If none of the options given forms a correct sentence after combination, or none of them connects, marks E. None of the above was your answer.
आदत डालिए इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ने का, आदत डालिए। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। इंस्ट्रक्शन पढ़िए और समझने की आदत डालिए। बहुत बच्चों में आदत नहीं होती है, जिसकी वजह से एक नंबर कहीं ना कहीं उनका कटता है। चलिए अब समझाता हूँ, ये तो पढ़ लिए भाई साहब। ये क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। ए बी सी एक साइड दे दिया गया है, डी ई एफ एक साइड दे दिया गया है। ऑप्शन दिया जाएगा, आपको मैच करके देखना है कि कौन सा सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे इजीली। क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान से। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं बैक करता हूँ। ए बी सी साइड दिया है, डी ई एफ इस साइड दिया है, और ऑप्शन दे दिया गया है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस कंबाइन होकर बनेगा। कॉलम मैचिंग बैंकिंग में अक्सर पूछा गया है। बैंकिंग के बच्चे परेशान हैं इससे, त्रस्त हैं इससे। कई बार बच्चे पूछते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है सर, पूरा पढ़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो ये है, लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि आप इस सवाल को पूरा पढ़ के और अर्थ निकाल के बनाएं, बउआ जी 2 सवाल बनेगा, 5 सवाल में गड़बड़ा जाइएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको वाक्य का अर्थ वहाँ समझ में नहीं आ पाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या कीजिएगा, तो मैं जो बातें बतला रहा हूँ उसको एकदम गांठ बांध लीजिए, सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएगा, फोकस किया जाएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या क्या यूज करूंगा बातें मैं आपको बतलाता हूं। मैं यूज करूंगा वर्ब, वर्ब मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूज करूंगा नाउन और प्रोनाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ जी। तीसरा मैं यूज करूंगा कंजंक्शन या प्रीपोजिशन। 3 चैप्टर का यूज करके मैं ये बनाऊंगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपको बहुत हल्का फुल्का अर्थ समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अर्थ समझ में नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन इस 3 चैप्टर के 3 नियमों के इस्तेमाल से ये सवाल आपसे बनने लगेगा और अच्छे से बनेगा। तो समझिएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा। देखिए कैसे इसको बनाया जाएगा। चलिए पहले समझते हैं इजी वे में, ध्यान से। यहाँ देखा जाएगा, ऑप्शन को देखा जाए, अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले देखिए AECF, CF, BE, CF और BE। आप देखिए तो इस 5 ऑप्शन में से 5वां तो नाना फ्रीज है। 4 ऑप्शन में 1, 2 और 3 जगह CF लिखा है। यहाँ भी CF है, यहाँ भी CF है और यहाँ भी CF है। तो सबसे पहले हम लोग बाबा जी CF को बना के देखेंगे, CF बन रहा है या नहीं। सबसे पहले CF को बना के देखेंगे, देखा जाए। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन। हो सकता है यहाँ पे आप लोग ठीक से नहीं दिख रहा हो, ओके कोई बात नहीं। चलिए CF को बनाया जाए। ध्यान से देखा जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर दिखेगा आप लोग को। चलिए इजीली देखिए, CF को पहले बनाते हैं। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, ठीक है दिख रहा है, ये लिखा हुआ है स्ट्रेच्ड, ये लिखा है स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, और F में लिखा है बउआ, यहाँ से देखा जाए ले। अब देखिए ध्यान कुछ नहीं देना है, ध्यान से देखा जाएगा जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहले ये स्ट्रेच्ड वर्ड आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेच्ड वर्ड पकड़िए, वर्ब का दूसरा रूप है। यहाँ कॉमा है, कॉमा के बाद F में ले आया है। आपको याद होगा लाई का 3 रूप, LIE, LAY और लेन, ठीक है, लाई, ले और लेन। ये इसके तीनों रूप हैं, लाई, ले और लेन, LAIN सॉरी। तो लाई, ले और लेन इसके 3 रूप हैं। तो ये वर्ब का दूसरा रूप है स्ट्रेच, तो ये भी वर्ब का दूसरा रूप है, सेटिस्फाई हो गया, वर्ब सेटिस्फाई है। सी, समुद्र के लिए हर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, तो लिटरेचर में बिल्कुल कर सकते हैं समुद्र के लिए हर का इस्तेमाल। नाउन चैप्टर में ये चीज़ पढ़ना है। चलिए 2 चीज़ आपका बिल्कुल सेटिस्फाई है, और इसमें कोई यहाँ पे कॉमा है, कोई कंजंक्शन दिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एंड है, एंड के बाद स्क्रैप्ड लिखा है, ये भी वर्ब का दूसरा रूप है। ध्यान से देखा जाएगा, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का दूसरा रूप, नाउन और प्रोनाउन आपस में मैच है, मतलब CF बनने की बहुत प्रबल संभावना है। 100% C और F बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अब अगर C और F बन रहा है तो आंसर BE तो नहीं होगा। ध्यान से देखा जाए कैसे अप्रोच करना है, D हो सकता है, B हो सकता है या A हो सकता है। हम लोग को देखना है कि AE बन रहा है या नहीं और BE बन रहा है कि नहीं। पहले देखेंगे A और E, ध्यान से यहाँ देखा जाए, ध्यान से बउआ देखा जाए। हम लोग को देखना है बउआ जी A और E, दिख रहा है साफ साफ। चलिए A में बउआ जी है हर मदर टोर, ठीक है,
वर्ब का दूसरा रूप टीयर, टोर, टोर्न। एट अ पीस ऑफ फिश दैट, अच्छा दैट कंजंक्शन है, ठीक है। और ई में लिखा है दैट हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेचू विथ देयर। अच्छा एक बात हमको बताया जाए, यहाँ एक तो लाइंग है, चलिए वर्ब है, यहाँ वर्ब का दूसरा रूप था, यहाँ वर्ब का चौथा रूप है। उसके बाद यहाँ पे बाबूजी लिखा है देयर प्रोनाउन। देखिए पीछे वाले में हर था तो मैंने देखा था सी के लिए हर आ सकता है। क्या देयर लिख रहे हैं ए लाइन में, ए वाक्य में कोई भी ऐसा नाउन है जिसके बदले देयर लिखा जा सकता है? नहीं है, तो ए और ई बनने की कोई संभावना नहीं है। तो जब ए और ई नहीं बनेगा बउआ जी तो मेरे पास ये ऑप्शन कट गया। अब आंसर बच गया बी और ई बनना चाहिए। देखते हैं बी और ई को, देख लेते हैं, ऑप्शन से बना रहे हैं बी और ई। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर। बउआ जी एंड के पहले जब हिज लिखा हुआ है तो फिर एंड के बाद हिज क्यों लिखा जाएगा? सुपरफ्लुअस हो गया कि नहीं हो गया? लिखा जाएगा ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर। एंड के पहले और बाद नाउन या प्रोनाउन को रिपीट नहीं किया जाता है, बहुत तकलीफ हो जाता है उसमें, तो मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो जब बउआ जी इजीली देख रहे हैं कि ये कट गया, ये कट गया और सी एफ बन रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी और एफ बन के तैयार हो गया। समझाने में समय लगा, अगर इसको खुद से बनाते तो समय नहीं लगता, इजीली ये बन जाता। किस किस चैप्टर का मैंने यूज़ किया? वर्ब के फॉर्म्स को मैच कर रहा हूँ, नाउन और प्रोनाउन को मैच कर रहा हूँ, क्या जो प्रोनाउन आया है उसके बदले कोई नाउन वहाँ मौजूद है, और कंजंक्शन का इस्तेमाल अभी हुआ है एंड वाले में। बहुत जगह इस 3 चैप्टर का यूज़ करके ये सवाल बन जाएगा और बनने लगेगा और कम समय में बनेगा। और आप ऐसा ट्राई करके देखिएगा, आप इस सवाल को पूरा पढ़ के बनाइएगा, आपको अर्थ समझते समझते समय निकल जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए और ये सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएगा। चलिए इसके अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बउआ जी, ध्यान से। सेम यहां देखा जाए ए बी सी डी ई एफ। चलिए सवाल को बनाया जाए, पहले इसके ऑप्शंस को देखा जाए। बिना ऑप्शंस देखे सवाल कैसे बनेंगे? इस सवाल को बनाने के लिए ऑप्शन बहुत जरूरी है, वही आपको बताएगा कि हम लोग को टारगेट कहाँ रखना है, सवाल पे अप्रोच कहाँ हमारा होना चाहिए। ठीक है, आते हैं ऑप्शन पे, चलिए देखा जाए। दिख रहा होगा आप लोग को, पहला ऑप्शन हमारे पास सी बी एफ, दूसरा ऑप्शन है सी एफ, तीसरा है ए ई, चौथा है ए एफ। ऐसा कोई खास यहाँ रिपीटेशन ज़्यादा नहीं है। तो देखिए यही होता है क्वेश्चन का टाइप चेंज। पिछले क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा बार सी एफ रिपीटेड था हमने उसको बनाया था, ऐसा कोई रिपीटेशन नहीं है। तो रिपीटेशन नहीं तो सीधे चलेंगे एकदम स्ट्रिक्ट, कुछ एक्स्ट्रा कोई ट्रिक कोई लॉजिक नहीं। सी ई और बी एफ, सबसे पहले सी ई और बी एफ बनाएंगे। तो सी ई को देखा जाए, सी ई बन रहा है या नहीं आप लोग को दिख रहा होगा। सी में लिखा है वो जी, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जी, एकदम ध्यान देना। बट, अच्छा बट लिखा है तो बट तो बउआ जी कंजंक्शन है, तो बट कंजंक्शन है तो वाक्य में कितने क्लॉज बउआ जी? वाक्य में कितने क्लॉज बउआ जी? वाक्य में 2 क्लॉज बउआ जी। क्लॉज गिनिए, बट के बाद विल आया हुआ है, ठीक है, सॉरी सी ई बनाना था, मैं भूल रहा हूँ, सी ई बनाना था। विल नॉट इंक्लूड एक क्लॉज हो गया। ई में देखिए तो हाँ ई में भी है यहाँ, अच्छा गौर से देखा जाए, ठीक है। बट इट विल नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ एक्सटेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द इनवॉइस इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई। बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हो रहा है बउआ जी। इट विल के बाद इंक्लूड है, यहाँ पे बट लगा हुआ है तो यहाँ इज इशूड है, तो यानी कि 2 वर्ब है तो 2 क्लॉज हो गया। ये फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे वर्ड्स का भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मतलब सी और ई बनने की बहुत प्रबल संभावना है। ठीक है, तो मैं यहाँ सी और ई को कर देता हूँ टिक। हम लोग को देखना बउआ जी बी और एफ बन रहा है या नहीं। बी और एफ को देखेंगे। बी में बउआ जी लिखा है द बैंक में इफ सेटिस्फाइड रिमूव और डेबर द ऑडिटर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द ड्यूटीज एज। अच्छा एज यहाँ क्या, ये तो पूरा देखिए एक वाक्य है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। एज क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ध्यान से देखा जाए, एफ से कॉम्बिनेशन हो रहा है, एफ को ध्यान से देखा जाएगा। एफ में प्रीपोजिशन का एक सीधा नियम होता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आता है, ध्यान से देखा जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आता, यहाँ देखा जाए एफ में देखिए कोई भी वर्ब नहीं है, ध्यान से देखिए एफ में कोई भी वर्ब नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल। मतलब प्रीपोजिशन के बाद सारा फ्रेज लिखा गया है, गौर से देखा जाएगा सारा फ्रेज लिखा गया है, चैप्टर फ्रेज एंड क्लॉज। मतलब बी और एफ भी बनने का प्रबल संभावना है। तो चाहेंगे तो आंसर यही बन जाएगा कि सी ई और बी एफ बन गया, आंसर ए हो गया।
अब आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं सी एफ को देख लेता हूँ। देखिए सी में बट है, एफ बट है तो इधर एक वर्ब है, इधर कोई भी वर्ब है? देखिए सी एफ में कोई भी वर्ब नहीं है, कंजंक्शन है तो कम से कम 2 क्लॉज होना चाहिए, तो सी और एफ बनने वाला नहीं है, कट गया। ए और ई को देखा जाए, ए और ई को, अच्छा एक बार बताइए बुआ जी, द बैंक में कंस्टिट्यूट अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर मेंबर्स हु हैव वेयर, हु हैव के बाद आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट कभी भी वेयर होगा? नहीं होगा ना, तो यहाँ पे ए और ई आपका कट गया। अब ए और एफ देखा जाए कैसे कटेगा, द बैंक में कंस्टिट्यूट अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर मेंबर्स हु हैव ऑडिटर या ऑडिटर्स, जब यहाँ 3 मेंबर्स हैं तो तीनों मेंबर 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो सबके अपने अपने ऑडिटर होंगे, तो ऑडिटर सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल होगा, तो ऑडिटर या ऑडिटर्स, ऑडिटर्स होना चाहिए, मतलब ये भी कट रहा है। तो देखिए नियम से चले तो सारा कट गया, आंसर क्या बना हमारा? सी ई और डी एफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ रहा है कैसे बना? ठीक है, समझ में आना चाहिए। ये सवाल सिर्फ वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन उसको छोड़ ही दीजिए, थोड़ा बहुत कंजंक्शन और बहुत डीप इस्तेमाल नहीं है इनका, बिल्कुल फंडामेंटल इस्तेमाल है। फंडामेंटल इस्तेमाल करके इस सवाल को बनाया जा सकता है, और ये कोई आसान सवाल नहीं है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मुझे सेट में आसान क्वेश्चन देना होता तो मैं बहुत एकदम हल्ला सकता, वो आपको क्या बोलते थे, हलवा जैसा क्वेश्चन दे देता, आप लोगों को बना के दिखा देता। तो थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करना होगा, सबको प्रैक्टिस करना होता है, मुझे भी करना होता है, आपको भी करना होता है। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे नहीं बन रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए, मैं भी बनाऊंगा। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में बनेगा। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग शार्प होंगे, और एग्जाम में उतना हम लोग को फायदा होगा। तो बस प्रैक्टिस चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। प्रैक्टिस करेंगे सवाल इस पर बन जाएगा, याद रखा जाएगा। वर्ब का फॉर्म मैच कीजिएगा, नाउन और प्रोनाउन मैच कीजिएगा, कंजंक्शन मैच कीजिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। क्लियर है? अगले सेट्स में मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा, देखेंगे हम लोग। चलिए अब आगे आते हैं। हाँ, in each of the question given below an idiom oblique phrase is given followed by 4 options with its meaning. Select the option which exactly deciphers the meaning of the idiom phrase as used in the sentence. अच्छा ठीक है, idiom phrase। चलिए सबसे पहला आपके पास बुआ जी दिया गया है, इफ यू थिंक यू कैन मेक द टीम देन गिव इट अ शॉट। इडियम फ्रेज बनाने का आसान तरीका है एट दैट मोमेंट। देखिए सेंटेंस क्या दिया गया है, इफ यू, ध्यान से देखा जाएगा, इफ यू थिंक यू कैन मेक द टीम, अगर आपको लगता है कि आप टीम बना सकते हैं, देन, अब देन के बाद देखिए बोल्ड में है गिव इट अ शॉट। देन लीव तो नहीं होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे होगा। देन एक्सपेक्ट टू विन, देखते हैं। देन ट्राई हो सकता है, देन वॉच केयरफुली या नन ऑफ दिस। तो आप इस चारों को यहाँ पे फिट करेंगे, तो देन लीव तो कट गया, देन एक्सपेक्ट टू विन, ट्राई और वॉच केयरफुली में सबसे बेहतर क्या होगा? ट्राई, क्योंकि अगर आपको लगता है तो कोशिश कीजिए, सेंस से बनेगा, ये बिल्कुल सेंस से बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिव इट अ ट्राई। मिड 80s में शॉर्ट का अर्थ कोशिश होता था, SHOT, शॉर्ट का अर्थ कोशिश होता था मिड 80s में, ठीक है। 18वीं शताब्दी में, सॉरी मैं 80s बोल रहा हूँ, सॉरी 18वीं शताब्दी के मिड में ऐसा डिक्शनरीज में लिखा हुआ है, शॉर्ट का ट्राई होता था, तभी से इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, इडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको सेंस पे बना सकते हैं, और 1-2 बार बना लेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो इसका तो मुझे अच्छा तरीका ये लगता है कि हर एक सेट में 4-5-6 बनाते रहा जाए, प्रैक्टिस में रहते हैं, याद रहता है। और मैं थोड़ा बहुत जो बतला रहा हूँ तरीका, पैटर्न, सेंस, ये एग्जाम में लगाएंगे तो सवाल बनने लगेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। आई सॉ द एक्सीडेंट हैपेंड फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड का अर्थ होता है पहली बार। फर्स्ट हैंड नहीं होता है कि एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड, तो पहली बार जब कोई चीज़ आप पर्सनली फील करते हैं उसको फर्स्ट हैंड कहा जाता है। फर्स्ट हैंड, जैसे पहली बार जब आपको सैलरी मिलेगा, पहली बार जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है, पहली बार जब आपने कोई काम, आपने जब पहली बार बाइक चलाया होगा, तो फर्स्ट हैंड, पर्सनल फीलिंग को फर्स्ट हैंड कहा जाता है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली, ठीक है। वैसे भी सारा पढ़ भी लेंगे तो सबसे ज़्यादा सूट यही कर रहा है, पढ़ के भी आंसर यही लग रहा है, ऐसा इजीली आपसे बन गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है, लेट्स नॉट टेक दिस पाथ इट लीड्स टू अ डेड एंड। तो डेड एंड कहाँ होता है? जिसमें सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता होता है, फिर उधर से आने का रास्ता नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? अ प्लेस, ध्यान से देखा जाएगा, अ प्लेस, सॉरी
क्वेश्चन शुड बी दिस। हाँ, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा अ प्लेस विथ ओनली वन एंड। आंसर क्लियर है, हो जाएगा इसका आंसर डी। ऐसे तो बिहार का सारा गली डेड एंड हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है। डेड एंड होता है जिसमें रिटर्निंग का कोई रास्ता नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन होगा या कोई चीज़ होगा, एक बार चले गए लाइफ में तो फिर वापस नहीं आ सकते हैं, डेड एंड। ठीक है, चलिए आगे आ जाए। अगला हमारे पास है आई यूज माई वॉच टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। अच्छा, इसको तो आप सीधा सेंस से पढ़ेंगे, इसमें याद क्या करना है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कुछ याद करना है, कोई ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा मतलब कोई बंदा 2 पैसा भी इंग्लिश जानता होगा वो इसको पढ़ेगा तो सीधे आंसर सी लगा देगा, टू मॉनिटर द टाइम। आखिर में वॉच लेके क्या करेगा, खाना बनाएगा जी। समय को मॉनिटर करता रहेगा, निरीक्षण करता रहेगा कितना घंटा बीता है, कितना समय हुआ है। तो सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में कोई खास क्वालिटी सब में है नहीं। चलिए, द प्रोफेसर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स टू बियर इन माइंड। अच्छा, बियर इन माइंड, प्रोफेसर क्या बोले होंगे अपने स्टूडेंट्स से, ध्यान से देखा जाएगा। प्रोफेसर स्टूडेंट्स से क्या बोले होंगे, बियर इन माइंड दैट दे ओनली हैव 50 मिनट्स टू कंप्लीट द टेस्ट। तो प्रोफेसर क्या बोलता है, दिमाग में रख लीजिए। तो दिमाग में रख लीजिएगा, गिव परमिशन होगा नहीं, नॉट फॉरगेट हो सकता है, क्रिटिकल पीरियड हो सकता है, कीप इन माइंड। अब आप सोचिए कि डी और बी में से ये 2 ही है जो कि बेहतर होगा, तो बेहतर आपको क्या लगेगा, इसमें कौन आंसर मारेगा? कोई व्यक्ति मारेगा कीप इन माइंड, बियर इन माइंड है, दिमाग में रख लीजिए। अगर ये नहीं होता तो नॉट फॉरगेट भी हो सकता था, लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यही है, सेंस बेस्ड। तो ये सब क्वेश्चन में कोई खास ताकत तो है नहीं, इस में कोई खास क्वालिटी है नहीं, ये सब तो आप लोगों से ऐसे बनना चाहिए। ये सब क्वेश्चन रेगुलर बनाना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि प्रैक्टिस में आप रहें, सेंस में आप रहें। जैसे कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, उसमें क्वालिटी था, साइनो एंटो जो आज दिया गया था उसमें क्वालिटी था। तो जो क्वेश्चन क्वालिटी वाले होते हैं उस पर डिस्कशन किया जाए। कॉमन एरर होता है, इंप्रूवमेंट होता है, क्लोज टेस्ट होता है, पैसेज होता है। पैसेज तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से मैं लाइव आ जाऊँ तो फिर मैं जो पैसेज है उसको बताना सिखाऊँ। एक्चुअली पैसेज बहुत टाइम ले लेता है, आधे घंटे के वीडियोस में पैसेज करना पॉसिबल नहीं है बउआ। पैसेज जब मैं समझाऊंगा तो वो जल्दी बनेगा, इन समझाने में समय लगेगा ना जी। तो खैर, जब समय आएगा, जब भगवान चाहेंगे, जब भोलेनाथ की इच्छा होगी तो आदमी पढ़ाएगा। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। जो समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछिए, और जितना बतलाया गया है उसको यूज़ कीजिए। अगला सेट भी समय पर चला जाएगा, सेट को डेली बनाइए और वीडियोज को देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।